अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय शो। आज हमें एक बार फिर डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने गोवा से जॉइन किया है। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते डॉक्टर साहब। Namaste, salam, adab, sat sri akal, good morning to you, Nurdana ji. Always a pleasure. Thanks for having me on your show. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे जो मुझे लग रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश बॉर्डर जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है वहाँ इंडिया ने 10,000 ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट वहाँ की है। और एक तो इस पे बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि इंडिया ने आईएमएफ को कहा है कि आप जो पाकिस्तान को फंड देते हैं, तो मेक श्योर कि पाकिस्तान वो फंड जो है डेवलपमेंट के कामों में इस्तेमाल करे, ना कि डिफेंस में इस्तेमाल करे। तीसरी हम बात करेंगे कि वंस अगेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को कहा है कि आप लोग अपने रिलेशनशिप को प्रोडक्टिव बनाएं और आगे बढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे 10,000 ट्रूप्स की। लेकिन जो चाइना की तरफ से रिस्पॉन्स आया है इसके जवाब में, उन्होंने कहा है कि हमारी इंडिया से जो म्यूचुअल हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि हमारे दरमियान कोई भी मामला होगा, वो हम मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल से डायलॉग के थ्रू उसको हल करेंगे। तो दे आर एक्चुअली डिसअपॉइंटेड विद दिस इंडियन मूव। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, जो एग्रीमेंट था उसकी वायलेशन तो पहले इन्होंने की थी। चाइना ने गलवान में जब ये ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वेपन्स तो नहीं लाए थे, पर डंडे के ऊपर कीले ठोक करके और उसको एक इम्प्रोवाइज वेपन, तब से एक ट्रस्ट डेफिसिट हो गया। जो गलवान हुआ, गलवान हैज क्रिएटेड अ ग्रेट रिफ्ट इन इंडिया चाइना रिलेशनशिप। तब से फिर नॉर्मलसी जो बार बार चाइना कह रहा है कि आप नॉर्मल करें, और हम कह रहे हैं कि नॉर्मल तभी होगा जब आप प्री गलवान स्टेटस को बहाल करेंगे। तो वो अब चाइना को देखना है कि कैसे वो इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है वो विन करते हैं। चाइना ने इंडिया के ऊपर 1962 में अटैक किया था। हमने कभी चाइना के ऊपर अटैक नहीं किया, हमने किसी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं किया। बल्कि अगर चाइना अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी छोड़ दे तो शायद हमारे डिफेंस का बजट भी कुछ हम कंट्रोल कर सके, वरना अभी हमें चाइना से मुकाबला करने के लिए उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। तो अब ये कि अगर आप जो लिपू लेक वाला जो बॉर्डर है चाइना के साथ, जो हमारा नेपाल के साथ, वहां पे वो नेपाल में भी एक अभी कुछ दिन पहले उन्होंने नेपाल में, चूंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने नेपाल की पार्लियामेंट में यही पास करवा दिया था कि लिपू लेक का बॉर्डर जो है वो बेसिकली नेपाल का पार्ट है और इंडिया का पार्ट, इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर क्वेश्चंस क्रिएट कर दिए थे। तो ये चाइना जो इस तरीके की एक्टिविटी करता है, ये हमारे लिए शुरू से कंसर्न रही है। और उसका रीजन यह है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों कंट्रीज में। इंडिया ने तो चाइना के लिए हर कुछ किया है, वो रिकॉर्ड पे है। सिक्योरिटी काउंसिल की सीट थी, नेहरू जी ने कहा कि चाइना को दे दीजिए। हमने वन चाइना पॉलिसी को, वन चाइना जो उनकी पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट किया। हमने तिब्बत चाइना का है, ये हमने उसकी सोवरेनिटी को एक्सेप्ट किया, जबकि तिब्बतियंस नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हम इंडिया का पार्ट बने या एटलीस्ट इंडिपेंडेंट बने। लेकिन फिर भी नेहरू जी ने तिब्बत को, चाइना को एक्सेप्ट किया, जबकि चाइना और तिब्बत हिस्टोरिकली कभी एक कंट्री नहीं रहे हैं। तो पॉइंट ये कि हमने तो हर कुछ किया, वी डिड एवरीथिंग टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द चाइना, बट स्टिल समहाउ वी वर शॉर्ट ऑफ विनिंग देयर ट्रस्ट। क्यों हुआ ये, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अब ये है कि भाई ठीक है, अगर आप स्ट्रेंथ की भाषा समझते हैं तो हम तो डिफेंस में विश्वास करते हैं। देयर इज नो डाउट कि चाइना की मिलिट्री एक्सपेंडिचर हमसे बहुत ज्यादा है, देयर इज नो डाउट उनकी मिलिट्री बहुत ज्यादा बड़ी है हमसे। तो हम चाइना को ये तो नहीं क्लेम करते कि हम चाइना को वी विल डिफीट, बट हम ये क्लेम कर सकते हैं कि वी विल डिफेंड आवरसेल्फ एंड विल गिव देम अ ब्लडी नोज। यही हमारी पॉलिसी है, बट वी डोंट वांट टू गो दैट पार्ट। हम बार बार कह रहे हैं आइए बैठिए, ये एलएसी का मामला सॉल्व कीजिए, वही नहीं बैठना चाहते। हम कह रहे हैं कि आप ट्रेड करो, सब करो, लेकिन आप जब तक ये जो सिमरिंग बॉर्डर रखोगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा, कोई ट्रस्ट नहीं होगा एक दूसरे के बीच में। तो अब अगर वो बिल्डअप कर रहे हैं अपना किसी एरिया में अपनी, जैसे उनका आप वो देख लें भूटान में उनकी एक्टिविटी बदस्तूर जारी है। हालांकि एक बार हमारे कहने पे उन्होंने वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम रोका था, बट देन वो तो कंटिन्यू कर रहे हैं उस बात को। तो हम वी डोंट वांट टू हैव एनी क्या कह लीजिए एडवर्स रिलेशनशिप विद चाइना, वी वांट अ वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप विद चाइना। बट मिलिट्री थ्रेट के अंदर में तो कोई काम नहीं होगा ना। तो इफ अगर इंडियन गवर्नमेंट को लगता है ऐसा कुछ कि
बिल्डअप हो रहा है और उनके मंसूबे कुछ, बिकॉज मेरे पास तो वो सूचना नहीं है, तो आई कांट फर्स्ट हैंड कि क्यों हुआ है या ऐसा हुआ भी है कि नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इनकंट्रोवर्टेबल प्रूफ्स होंगे कि ये बिल्डअप जरूरी है, तो उन्होंने किया होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये कितना ज़्यादा इसमें जो मालदीव में जो इनकर्जन्स की हैं चाइना ने, क्योंकि चाइना वहाँ कंसोलिडेट कर रहा है अपनी अपनी रीजनल जो पोजीशन है, और उसमें फिर हमने देखा कि किस तरह से वहाँ उन्होंने एक किस्म की मतलब आंखें दिखाने की कोशिश की इंडिया को, बजूज़ इसके कि मालदीव इज़ अ वेरी स्मॉल एंटिटी विज़ इवन इंडिया एज़ वेल। तो उसके बावजूद उसके अंदर इतनी ताकत और इतनी पावर, ऑब्वियसली बिकॉज़ ऑफ चाइनीज़ इन्फ्लुएंस उन पे भाई। और फिर अभी दोबारा से भी हमने तो ये इसका कितना इन्फ्लुएंस है जो असर्ट कर रहा है चाइना अपनी रीजनल पावर को थ्रू एलाइज, इसका कितना हाथ है कि ये जो डिप्लॉयमेंट और इस तरह की जो डिफेंसिव पोजीशन पे इंडिया गया है? देखिए ऐसा है कि अभी की जो गवर्नमेंट है ना, मुइज़ू नाम है शायद उनका, वो एंटी इंडिया स्टांस रखते हैं। लेकिन अगर आप उनकी मैं अगर गलत नहीं तो आज की ही न्यूज़ है ना, या 30 जनवरी की आसपास की न्यूज़ है कि वो जो अपोजिशन पार्टीज है, दे हैव टाइम एंड अगेंस्ट सॉर्ट फॉरगिवनेस ऑफ इंडिया और दे हैव अपोलोजाइज्ड टू इंडिया कि भाई हम ऐसा नहीं करना चाहते, या ये जो गवर्नमेंट है ये पूरी मालदीव्स की जो जनता है उसका जो विल है वो रिफ्लेक्ट नहीं करती। बट अब एक फ्लैश पॉइंट तो है, क्योंकि अभी उन्होंने लेटेस्ट कहा है मुइज़ू साहब ने कि हम जो मालदीव्स के सॉइल पे इवन सादी वर्दी में भी, इवन प्लेन क्लोथ में भी हम कोई इंडियन डिप्लॉयमेंट नहीं चाहते, बिकॉज इंडिया ने कहा था कि आप वो हटा दीजिए और उसकी जगह हम जो आर्मी की जगह एक प्लेन क्लोथ में मिलिट्री पर्सनल रखेंगे, वो यूनिफॉर्म में नहीं रहेंगे। बट उन्होंने उसको भी रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि उसकी जगह इंडिया ने एक और जगह थी, अभी मोदी जी वहां गए थे, वहां पे हमने हाँ नहीं लक्षद्वीप नहीं, बाहर एक और कंट्री है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वहां पे बिल्डअप और उनके डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने काफी काम किया है। हमने मालदीव्स के भी डेवलपमेंट, वी हैव बीन एट एसओएस हेल्प ऑफ मालदीव्स ऑल द टाइम। चाइना के साथ जाना चाहते हैं तो चाइना के साथ चले जाएं। चाइना किस तरीके से इस्लाम को ट्रीट करता है ये वो देख ले। मुइज़ू साहब का प्लेटफॉर्म ही इस्लाम है और चाइना कहता है कि इस्लाम इज अ मेंटल प्रॉब्लम। अगर वो उनके उस बेसिस पे ये अगर वो समझते हैं कि ये एक परमानेंट अलायंस हो सकता है तो आप कर लें। अगर आप ये इंडिया को अनॉय करने के लिए कर रहे हो तो ये शॉर्ट टर्म रिलीफ दे देगा आपको, बट क्या लॉन्ग टर्म आप आदमी या उस माइंडसेट के साथ बैठ पाओगे जो आपके बिलीफ सिस्टम को मेंटल एलिमेंट कह रहा है और अपने यहाँ पे वो इस तरीके के वो चलवा रहे हैं, क्या नाम है, रिफॉर्मेशन कैंप्स, जिसमें लोगों को री एजुकेट और री ओरिएंट और पता नहीं क्या क्या वो कर रहे हैं। अगर ये मालदीव्स को लगता है कि वो ठीक है उनके लिए, तो भाई दे आर सॉवरेन कंट्री, दे कैन मेक अ चॉइस। हमें अपनी चॉइस करनी है, हम अपनी चॉइस बना लेंगे। जैसे मोदी जी अभी गए थे, वो जगह का मैं नाम बोल रहा हूँ, वहां पे उन्होंने अतिगो या ऐसे करके जगह थी, वहां पे उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए आउटसाइड इंडिया। तो हम तो करते रहेंगे, बट ये कि लेट्स हाउ थिंग्स फोल्ड आउट फॉर मालदीव्स। क्या ये चाइना उनके लिए एक गुड न्यूज है, ये तो हम देखेंगे। अभी तक तो कहीं नहीं है। श्रीलंका में चाइना ने वो हम्बनटोटा लीज पे ले लिया। पाकिस्तान में आपकी स्टॉक एक्सचेंज और कराची के कुछ पोर्ट का हिस्सा भी उनके कंट्रोल में आ चुका है। उसके बाद आप देख ले अफ्रीका के कई कंट्रीज हैं जहां पे उन्होंने कई इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया है। अगर मालदीव्स वांट गो अलोंग दैट वे, गुड लक फॉर मालदीव्स, वो तो मालदीव्स को डिसीजन लेना है। लेकिन चाइना, जब श्रीलंका में क्राइसिस हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस, कितनी मदद की चाइना ने? इट वाज इंडिया हु वेंट आउट एंड हेल्प। इंडिया ने लाइन ऑफ इंडिया ने उनको जो है असिस्टेंस दिया। और आज सारे श्रीलंकन इस बात को एक्सेप्ट करते कि अगर इंडिया उस समय नहीं आता तो थिंग्स वुड हैव स्पाइरल्ड इनटू इवन मोर इनकॉरिजिबल सिचुएशन। तो अब आपके पास मॉडल है, चाइना का मॉडल है, इंडिया का मॉडल है। आप अगर अनॉय कर रहे हो इंडिया को तो इट मे गिव यू अ शॉर्ट टर्म शॉट इन आर्म, बट लॉन्ग टर्म तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा ही डिजास्टर्स होगा, बिकॉज कि आप जिस आइडियोलॉजी के साथ बैठना चाह रहे हो वो आइडियोलॉजी के साथ आपका मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है। यू मे हैव अ मीटिंग ऑफ प्लेस, बट दैट विल नॉट हैव अ मीटिंग ऑफ माइंड। जी, लेकिन अभिषेक मिश्रा साहब, चाइना की जो पॉलिसी है विज़-अ-विज़ रीजन और
वो कहते हैं कि जी वी बिलीव इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तीसरा मेरे ज़हन से निकल गया, देयर आर 3 बेसिकली उनके पैराडाइम्स हैं जो जिस पे उन्होंने अपनी पॉलिसी को रखा हुआ है। तो आपकी जो बात से लग रहा है कि बातों से तो ऐसे लग रहा है कि बेसिकली इट्स अ कंट्री व्हिच बिलीव्स इन एग्रेशन टू मेंटेन इट्स रीजनल पावर। लेकिन वो कहते हैं कि जी हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के ऊपर हमारी पॉलिसी और उसी के साथ हम चलना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने अमेरिका को भी यही कहा है कि भाई हम तो अमन वाले लोग हैं, पीस वाले लोग हैं, कोएग्जिस्टेंस वाले लोग हैं। तो अमेरिका को भी जो है इसी तरह से रेसिप्रोकेट करना चाहिए। तो क्या ये पॉलिसी और है और जो स्ट्रैटेजी है वो डिफरेंट है आप देख रहे हैं? देखिए चाइना, आप कह कुछ रहे हो, आप जिसे हम कहते हैं कथनी और करनी में अंतर। हुँ, अब चाइना, अभी कल की ही न्यूज़ है कि साउथ हुँ, चाइना सी को तो ये हड़प चुके हैं। उसके बाद स्कारबरो शोआल करके ट्रायंगुलर रीफ रीजन, जो कि हुँ, इन्होंने उससे फिलीपींस का हिस्सा था, 2012 में उसको हड़प चुके हैं। हुँ, जबकि डिस्पाइट द फैक्ट कि वो जो लॉ ऑफ द सी था ट्रिब्यूनल हैम्बर्ग का, उसमें ये मैटर को वो हार भी चुके हैं। उसके हुँ, बाद भी यहाँ तक कि परमानेंट पीसीआईए में भी ये मैटर गया, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में, वहां पर भी द वर्डिक्ट वाज अगेंस्ट चाइना। अगर आप ये कह रहे हो कि वी आर ऑफ फॉर पीस, तो ये स्कारबरो रीफ का जो रीजन है, फिलीपींस का लैंड है, वो आप खा के बैठे हुए हो। आपके हुँ, अगेंस्ट में जुडिशियल डिसीजन है, आर्बिट्रल डिसीजन है। आर्बिट्रल अवार्ड को सारी दुनिया इन्फोर्स करती है, न्यूयॉर्क कन्वेंशन और ये और सारी चीजें हैं, आप उसको भी इन्फोर्स नहीं किए। तो इफ यू आर सेइंग समथिंग, यू शुड टॉक वॉक द टॉक। बहुत बट टॉक। आपकी कथनी और करनी में अगर इतना अंतर है कि आप कह रहे हो वी आर ऑफ फॉर इक्वल सॉवरेनिटी, तो ये आपने उनकी लैंड को हड़प लिया, फिलीपींस की, हुँ, और उसके बाद डिसीजन आपके अगेंस्ट में आया, आपने किस चीज को मान लिया? चलिए फिलीपींस हो सकता है गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जब डिसीजन ही आपके अगेंस्ट में आ गया, या तो आप जाते नहीं, और जब गए हुँ, आपने कंटेस्ट किया, उसके बाद डिसीजन आपके अगेंस्ट में आया, नॉन फेवरेबल हो गया, तो अब आपने उसको इंप्लीमेंट भी नहीं किया। तो ये किस हुँ, तरीके से रूल ऑफ लॉ को अवॉइड कर रहे हैं आप? भाई कोई फंक्शन का प्रिंसिपल तो होगा ना भाई। डिस्प्यूट होना दुर्दाना जी हमारा लाइफ का पार्ट है। इट्स हुँ, नॉट अ वेरी बिग थिंग। वी ऑल हैव डिस्प्यूट्स इन आवर डे टू डे लाइफ। पाकिस्तान हुँ, हिंदुस्तान में डिस्प्यूट होगा, हमारे घरों में डिस्प्यूट होता है दुर्दाना जी, आपके आपके पेरेंट्स के साथ डिस्प्यूट होते हैं। तो हुँ, क्या आप उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का तरीका क्या रखेंगे? आपका मन, या हुँ, ताकत, या नियम, जिसको रूल्स कहते हैं, नियम अदल होते हैं। जिसको कहते हैं। अगर आप अदल बेस्ड सिस्टम पे जाना चाहते हैं, रूल बेस्ड सिस्टम पे जाना हुँ, चाहते हैं, तो रूल की एक्सेप्टेंस तो करनी पड़ेगी ना। रूल तो तभी इफेक्टिव और एफिकेशियस होंगे दुर्दाना जी, जब आप उस रूल्स को मानेंगे। अगर आप हुँ, उन रूल्स को नहीं मानना चाहते, तो फिर वो रूल्स इफेक्टिव कैसे होंगे? और अगर हुँ, आप माइट इज राइट को चलाना चाहते हो, अगर आप फोर्स को रूल में कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर आप ताकत को रूल से सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो, फिर हुँ, आपकी मर्जी है। फिर आप कह कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो। तो चाइना की प्रॉब्लम यह है कि दे आर इन अ क्रेडिबिलिटी डेफिसिट, जिसे आप कह लीजिए, दे हैव अ ट्रस्ट डेफिसिट। नो वन इज हुँ, विलिंग टू नो वन इज विलिंग टू ट्रस्ट चाइना। क्यों ये अल्टरनेटिव कनेक्टिविटीज के प्लान आ रहे हैं? इवन अफ्रीका में एंटी चाइना मूवमेंट चल रही है, क्यों हो रहा है? अगर आप कहीं भी जाओ, आपके पास पैसा है, आप लोगों के सोशल स्ट्रक्चर को या इंफ्रास्ट्रक्चर को आप अगर डेवलप कर सकते हो, इट्स अ गुड थिंग। बट आप हुँ, किस बेसिस पे कर रहे हो? आपका मॉडल क्या है? उनको डेट ट्रैप में डालने का। आप हुँ, फाइनेंस करते हो, फाइनेंस भी उसके जैसे इंडिया ने फाइनेंस करवाया अपना जो ये हाई स्पीड रेल है हुँ, अहमदाबाद से मुंबई का, वो हुँ, जापान कर रहा है फाइनेंस। यानी जापान पैसा भी दे रहा है, टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, सब जापान दे रहा है, डेवलप भी कर रहा है, इन कॉर्पोरेशन इन कोलैबोरेशन विद इंडियन रेलवे। जापान इसको 0.01%, 0.1% भी नहीं, 0.01% पे वो फाइनेंस कर रहा है। हुँ, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। यानी अपना ही नेग्लिजिबल पैसा है, अपनी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, और उसको वो चार्ज भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन यार कैसे? चाइना क्या है रेट ऑफ फाइनेंस, आपको पता है? आपको शायद नहीं पता हो, या पता हो तो मुझे बता दीजिएगा। हुँ, सीपेक का जो स्ट्रक्चर था, जो सो कॉल्ड हुँ, ओवरसोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्राम था, सीपेक का जो फाइनेंशियल स्कीम था या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर था, मुझे तो नहीं पता वो किस फॉर्म में था। वो इन्वेस्टमेंट था, वो लोन था, तो it's कितने a परसेंट, loan, most of it is loan. तो कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर था, क्या था, किसी को पता? I think bit exorbitant as well क्योंकि इस पे बहुत बात भी हुई है। You are right, this is अब मुझे आपकी बातों से बिल्कुल यही मैं चाह भी रही थी कि हम इस पे बात करें कि वाक़ई बा यू नो
कहना आसान होता है और उसके ऊपर जिस तरह से इट्स वेरी इजी टू बिल्ड अ पॉलिसी ऑफ पीस बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉक द टॉक। अच्छा, अब रूल्स की बात हो रही है, ऑब्वियसली उसमें एथिक्स की भी बात होती है, तो एक एथिकल बात ये भी है कि अगर आप किसी जगह से जिस चीज़ के लिए भी पैसा लें, फंड लें, तो आपको चाहिए किसी भी मुल्क को वो उसी के लिए उसको इस्तेमाल करे। और पाकिस्तान के ऊपर ये कोई पहली दफ़ा जिस पे मैं बात करने जा रही हूँ कि इंडिया ने आईएमएफ को कहा है कि भई आप जो पैसा पाकिस्तान को दे रहे हैं, ऑब्वियसली हम तो उसी लिए लेते हैं ना, क्योंकि एक तो हमने हमारे पास एज़ अ रिसोर्स हमें मनी चाहिए अपने काम को, अपने कारोबार को, अपनी हुकूमत को चलाने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इंडिया ने कहा है कि भई इंश्योर करे आईएमएफ के ये जो पैसा आएगा, ये वाक़ई उन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल हो, डेवलपमेंट है या जो भी है। और ये डिफेंस में या असलहा वगैरह या इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल ना हो। और ये बात अभी नहीं, आज से कोई 60-70 साल पहले भी इंडिया ने ये बात एक दफ़ा अमेरिका को कही थी कि आप जो पाकिस्तान को पैसा देते हैं, पाकिस्तान उसको इस्तेमाल करता है अपनी डिफेंस को बिल्ड अप करने के लिए। और फिर 1965 में इंडिया ने ये भी कहा कि देखा हम तो जो बात कह रहे थे वो सच निकली। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि एक दफ़ा फिर यही बात है, मुझे वैसे इस बात में ज़ाती तौर पे बड़ी अच्छी लगी है, ये इस पे बाद में बात करेंगे। आप मुझे बताएँ कि इंडिया को इस वक़्त ये बात करने की क्या ज़रूरत पेश आई? व्हाई डिड इंडिया थिंक इज़ इंडिया असर्टिंग इटसेल्फ, क्योंकि हर बात पे इंडिया जो है रीजन में एक पावर की शक्ल में सामने आ रहा है। तो इज़ इट पार्ट ऑफ दैट मॉडल? या इंडिया की कोई और इसमें व्हाट डू यू थिंक व्हाई इंडिया हैज़ सेड दिस टू आईएमएफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? नहीं, जैसा कि आपने कहा कि इस तो हिस्ट्री है, इट्स अ ट्रेंड, हम शुरू से यस, कहते आए हैं, हर जैसे जगह पे जैसे कहते आए हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। हालाँकि जब आईएमएफ पैसे देता है तो खुद भी वो ऑडिट करता ही होगा कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। और ये हाँ, तो देखिए दुर्दारा जी, इंडिया इसलिए कहता है कि भाई हमारे यहाँ अननेसेसरीली लॉस ऑफ लाइफ होता है, बट पाकिस्तान में क्या मिलता है इसका? अब नवाज़ शरीफ साहब ने भी कह ही दिया ना कि हमने लड़ाइयाँ लड़ के अपने ही नुकसान करा। अपना ही जब नुकसान। तक सेंस ऑफ सेल्फ लॉस नहीं होगा पाकिस्तान को, हुँ, तब हुँ, तक ये बातें इंडिया के एंगल से देखी जाएंगी। The हुँ, point and the problem with the Pakistan is that they don't have a realization कि they are suffering. दे आर सफरिंग। वो उसको देखा नहीं चाह रहे हैं कि भैया आपके यहाँ पे अंदर क्या कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं, आप कहाँ पहुंच चुके हो। द कंट्री हैज बिकम इकोनॉमिकली अनवाइबल। और अनवाइज। अभी भी आप अगर ये लोन ले भी लोगे तो ये तो एक इंटरिम मेजर है, ये यस, कोई परमानेंट मेजर नहीं है। गवर्नमेंट भी आपने ऐसी लाई हुई है, चाहे आपने जो भी किया, इसका नतीजा आने वाली दशकों तक ये जनरेशन भुगतेगा जो ये गवर्नमेंट आई है। कि ये गवर्नमेंट इज अ नेम से गवर्नमेंट, क्या पावर होगा, क्या डिसीजन लेंगे, इतने कॉन्फ्लिक्टिंग। भाई अंत में हर कोई इंसान होता है, सबके मन में होता है कि यार वो इंजॉय कर रहा है, वो इंजॉय कर रहा है, उसके पास पावर ज्यादा है, मेरी बात नहीं मानी जा रही है, अंत में नाराजगियां होगी, अंदर में खींचतान होगा। ये गवर्नमेंट तो सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट का शिकार रहेगी, पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार रहेगी। ये गवर्नमेंट क्यों बनाई है आपने? ना बनाते आप डायरेक्ट आके रूल कर लेते। अब उसके बाद आप करोगे क्या? जब ये गवर्नमेंट फेल होगी फिर से कहोगे लोगों को कि ये देखो हमारे पॉलिटिशियंस ने हमें फेल कर दिया। तो आपने अपनी फेलियर्स के लिए एक सिस्टम बनाकर रखा हुआ है कि उसके वो पंचिंग बैग है, सारा का सारा मलबा उनके ऊपर डाल दो। ये गवर्नमेंट के साथ यही होने वाला है। इट्स अ राइटिंग ऑन द वॉल। It's something which is no one needs to be very specialist about it. It's a prescient जिसे समझ लीजिए आउटकम, ये होना ही होना है। तो पॉइंट ये कि पाकिस्तान नीड्स टू रियलाइज कि भाई दे आर पेइंग अ हेवी कॉस्ट। गरीबी आपके यहाँ पे हो रही है 50%, 48% को। इंडिया की गरीबी को चलो, इंडिया में भिखारी हैं, इंडिया में नहीं मिल रहा खाने का, ये आप सारा दिन ढोल पीटते रह रहे हो, लेकिन अपनी गरीबी तो ठीक कर लो। नहीं, सही बात है। 40% के ऊपर गरीबी जा चुकी है, 50%, 54% लिटरेसी रेट है। क्या स्किल है इन लोगों के पास? आप प्रोजेक्टेड है यूनाइटेड नेशन का कि 2030-40 तक आप 40 से 45 करोड़ की पॉपुलेशन हो गए। आपके पास क्या है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं? कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी आप बना लोगे कि इनको जॉब दे दोगे? आप कौन सा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ले आएंगे? आप कौन सा आप इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 6.0, 7.0 क्या कर दोगे कि इन बच्चों को जो पैदा होने वाले हैं उनको आप नौकरियां दे दोगे? कहाँ ले अब जाओगे आप? अब वैसे अभी मैं थोड़ा-सा यहाँ एक करेक्शन करूँगी। आपने कहा ना कि ये स्टेट जो है ना हमारी, बेसिकली स्टेट का इश्यू है। स्टेट समझती है कि पीस, कोएग्जिस्टेंस वगैरह के अगेंस्ट सारे काम और इंडिया के साथ वो एक एग्रेसिव पॉलिसी। लेकिन जो हमारे लोग हैं ना,
अगर आप इफ यू बिलीव मी सीरियसली, हमारे लोग ना तो कोई इंडिया के, अब तो हमारे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, जो मैं पढ़े लिखे तबके की बात कर रही हूँ, मैं उस तबके की बात कर रही हूँ जो अभी इतना रेडिकलाइज नहीं हुआ। देखिए, एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा तबका है जिसका जिसने जिसको आपने देखा जो इचरे में यहाँ हुआ, लाहौर में जो औरत के ऊपर हमला किया, उसकी मैं बात नहीं कर रही। वहाँ एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स भी है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा सेगमेंट है पढ़े लिखे लोगों का, मिडिल क्लास लोगों का, उन लोगों का भी जो थोड़े बहुत रिलीजियस भी हैं और मॉडर्न भी हैं। दे हैव नो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, बल्कि वो दे वांट पाकिस्तान टू हैव कॉर्डियल एंड गुड रिलेशनशिप, एंड दे ऑलवेज टॉक अबाउट इट कि भाई आप हमारे रोड शोज भी देखते हैं, कई दफा इंडिया में बहुत चलते भी हैं, यहाँ के यूट्यूबर्स करते हैं। So there is a good part of Pakistanis who believe that India has really done wonders with but their government has done wonder for their people. This is the right way to put it. Obviously, at the end of the day, governance जो है that counts, और तो किसी चीज का भी आप जितना मर्जी पढ़े लिखे बंदे को या पावरफुल को लेकर आ जाए। That brings me to my third question. अब ज़ाहिर नई गवर्नमेंट आई है, जैसी भी आई है वो तो हमें पता ही है। बट वंस अगेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये भी उनका एक मंत्र है, दिस इज एक्चुअली इट्स अ रेटरिक, दे डू इट एवरी टाइम, दे आस्क इंडिया एंड पाकिस्तान टू मेंड वेज एंड टू मूव फॉरवर्ड। तो व्हाट एक्चुअली दे मीन बाय दिस व्हेन दे से यार आप बात करें, आप प्रोडक्टिव बात करें, आगे बढ़ें, क्या क्या कहना चाह रहा होता है अमेरिका जब ये कहता है इंडिया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को कहता है, इंडिया को नहीं कहता कि पाकिस्तान से बात करें। वहां से कभी ऐसे मतलब अगर आप थोड़ा सा देखें ना, पाकिस्तान को कहता है कि जाएं आप दोनों बात करें आपस में, तो क्या व्हाट अमेरिका एक्चुअली यूएस वांट्स टू से? देखिए, यूएस तो यही कह रहा है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो, और उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हम आर्बिट्रेशन नहीं कर सकते, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्टेड या नहीं ये है। भी कहा आपने, दोनों ने खुद करना है। तो भाई, तो पॉइंट ये है कि आप कॉन्फ्लिक्ट को समझे और जाके रिजॉल्व कर ले। वो आपको सिग्नल ये दे रहे हैं कि अल्टीमेटली द बॉल इज इन योर कोर्ट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन फेट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शन। देखिए, आपने दुर्दाना जी कहा कि पाकिस्तान की जो स्टेट है, मैं एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोफेसर एंड अ लॉयर, मैं आपको एक बात बताऊं कि या आप मुझे समझाइएगा, और इसको समझना आप जैसे लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली सोसाइटी तो आपकी है। इंडियंस हैव गिवन अप ऑन पाकिस्तानीज, एक बहुत रिजेंटमेंट है। उसका रिजेंटमेंट ये है कि पाकिस्तानी हैज claimed themselves to be the inheritor of the tormentors of India। ये जब तक वो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस में रहेंगे वो नहीं समझ पाएंगे। अब वो अब्दाली, गजनी, गौरी, ये आपके, अब उसमें कौन पंजाबी, कोई चट्टा चीमा तो मुझे दिखा ही नहीं आज तक जो आपका हीरो। तो पॉइंट ये कि अब आपने कह दिया भाई हम मुगल हैं। अब मेरे एक फ्रेंड थे, उनका नाम था बड़े अच्छे, हालांकि ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, आई लव हिम, उनका सरनेम था मुगल। मैंने कहा यार ये क्या सरनेम? तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान में स्टेट क्या है, जरा मुझे ये समझा दीजिए। जो आप कह रही है पाकिस्तान का स्टेट, कहाँ है स्टेट, क्या है स्टेट, ये मुझे समझा दीजिए। कौन है पाकिस्तान में स्टेट? हाँ, मैं बताती हूँ आपको, हमारे यहाँ स्टेट बस वही है, GHQ। नहीं, वो भी स्टेट नहीं है, क्योंकि उनको भी फंक्शन करने के लिए आपकी स्टेट का, जब फ्रांस में ये चार्ली हेब्डो वाला हुआ और आपके यहाँ पे फ्रांस के जो एम्बेसडर थे, जो थे भी नहीं, इस नॉन आइडेंटिटी को निकालने का जब पूरा का पूरा मूवमेंट चला था, तब देयर वाज नो एम्बेसडर ऑफ फ्रांस बट सम। वहां पे अगर एस्टेब्लिशमेंट स्टेट थी तो क्या कर लिया जो लोग आए थे उनके अगेंस्ट में, खड़े उन्होंने हो गए। एंड में उन्होंने, अब वो तो बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था, आपने देखा होगा एंड में जब पैसे बात बांटे ड्रामा थे, की नहीं है, बात यहाँ पे है कि दो आपने देखा कि स्टेट की स्टेट बात को होती पैसे बांटे थे जब है। मैं उनको आपसे जाने प्रश्न, दुर्दाना जी आपको ही जवाब देना है, प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। स्टेट का मतलब जो मेरी समझ में आता है, देयर आर सर्टेन फंक्शंस व्हिच आर प्रोगेटिव ऑफ स्टेट, और कोई नहीं कर सकता। और स्टेट ने कह दिया तो फिर कह दिया, ठीक है ना। अगर स्टेट कह दिया अभिषेक मिश्रा इज डेड ऑन द पेपर, तो अभिषेक मिश्रा इज डेड, मेरे घोड़े खुल जाएंगे प्रूव करने के लिए कि मैं अलाइव हूं भैया, ठीक है ना, बिकॉज स्टेट हैज सेड सो। तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो स्टेट है आपका, ये कौन है स्टेट? स्टेट का जो प्रोगेटिव है कि कुछ एक्शन सिर्फ स्टेट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, तो पहले बताइए वो एक्शन कौन से हैं और उनको कौन कर रहा है, ताकि मुझे ये समझ में आए कि आपके यहाँ स्टेट कौन है। वो जो बेचारी इचरा में जो लड़की हुई थी, वहां पे स्टेट पुलिस थी या वो 3 मौलाना साहब जो बैठे हुए थे और पुलिस खड़ी थी?
एसपी वाज स्टैंडिंग, और जो और भी जो रैंक के जो भी उनके साथ रहे होंगे पुलिस में, दे वर स्टैंडिंग, 3 कलेजीज वर सिटिंग, डायरेक्टिंग उस वुमेन से कि तुम माफी मांगो। स्टेट कौन था उसमें, ये मुझे पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। पाकिस्तान इज अ कंट्री विच हैज नो नेशन एंड नो स्टेट। आप कौम बना रहे हो पिछले 70-75 साल से। हर कोई कहता है ये तो कौमों की जिंदगी में जी बहुत छोटी सी जिंदगी है, कौमें ऐसे बनती हैं, कौमें वैसे बनती है। कौम कैसे बनती है मैं तो आज तक समझ में नहीं आया। नॉर्मल होता है कि एक कल्चर इवोल्व हुआ ह्यूमन सोसाइटी में थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में, उसी को आप कौम कहते हो बिब्लिकल भाषा में, ठीक है ना। अगर आप और भी कोई सोशियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी में इंटरेस्टेड होते तो आपको पता चलता है देयर आर अदर वेज ऑफ आल्सो ऑफ क्रिएटिंग, जिनको आप कल्चर्स कहते हो। आप कल्चर को कौम से कंफ्यूज करते हो। तो आप मुझे ये बता दें, नेशन स्टेट के नाम पे आपने कंट्री लिया, आपकी नेशन क्या है और आपका स्टेट क्या है? 3 कॉम्पिटिंग क्लेम ऑफ स्टेट तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। 3, कोई एक स्टेट है ही नहीं, किसी के पास फुल पावर है ही नहीं। तो पॉइंट मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं दुर्दाना जी, 2 चीजें होनी चाहिए इंसान के साथ। नंबर 1, पाकिस्तान को अपने आप से सच बोलना होगा। पाकिस्तान दुनिया को जो भी बोल दे, जैसे कल इंटरनेशनल विमेंस डे पे आपके एक पत्रकार महोदय थे, उनका गुस्सा फूट पड़ा सऊदी इंडियंस पे, नूरुल आबदीन उनका नाम है। वो कह रहे थे कि ये जो सऊदियों ने, सऊदी कोई मिस वर्ल्ड या किसी मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सऊदी विमेन गई थी और उन्होंने गाउन वाउन पहने हुए थे, उनका ये वाला हिस्सा दिख रहा था। इंडिया में तो नॉर्मल है भैया हमारे यहाँ, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई। उन्होंने पानी पी पी के सऊदियों को गाली दिया, सऊदियों को। उसके बाद वो आए स्मृति ईरानी साहिबा पे, उन्होंने कहा ये नजस नापाक हिंदू, वो औरत बोलना नहीं चाहते, कह रहे थे वजूद, नजस नापाक हिंदू वजूद वहां क्या कर रही है, वो गौमूत्र पी के और गाय पी के गई होगी। ये उनको कौन ये बता रहा है? जो सऊदिया जो कर रहा है वो कोई इंडिया में होता किसी मस्जिद के सामने उनकी बात सही होती। ये तो मोहम्मद बिन सलमान साहब ने उनको अलाउ किया था, स्मृति ईरानी जी। That's not इस्लाम जितना हमने पढ़ा है। इस्लाम की बात ही नहीं कर रहा, इस्लाम को छोड़ देना। इस्लाम तो 2 वहां पे इस्लाम था। एक इस्लाम तो वो था जिसने की कहा कि तुम खड़ी हो जाओ यहाँ पे, वो कल्चरल इस्लाम था। दिस इज कल्चरल इस्लाम, यू आर राइट। लेकिन आपका जो इस्लाम है, जो सऊदी अरेबिया का इस्लाम से, क्योंकि आपने एक नया इस्लाम कंस्ट्रक्ट किया हुआ है ना, आप अपने हिसाब से उसको टेलर मेड कर रहे हो। आई एग्री विद यू। तो इस्लाम को छोड़ दें आप, अभी इस्लाम को जाने दें। जो वहां पे कन्वर्ट हो कर देते हैं हिंदू लड़कियों को और ये सब पे मैं बात नहीं कर रहा। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, स्टेट कौन है वहां पे? आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कुरान इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आप कैसे, कुरान आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो सकता है? मुझे ये समझा दीजिए। आप जब तक क्लैरिटी नहीं रखोगे रिलीजन के आधार पे, आप लोगों को उस पॉइंट में ले जा चुके हो, उनके जहन ऐसे बना चुके हो कि पढ़े लिखे व्यक्ति को भी नहीं समझ में आ रहा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट। आज ना मुझे एक जूइश महोदय ने फोन किया ऑस्ट्रेलिया से, वो जूज हैं, इंडियन है और जूज हैं। उन्होंने कहा सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और आपके साथ एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अभी तो मैं बिजी हूँ, कल मैं आपसे बात करूंगा। तो कल मैं उनके साथ एक प्रोग्राम करूंगा। उन्होंने जो बात बताई मुझे कि जो वो एज अ जूइश आइडेंटिटी अपने आप को कैसे, इंडियन और जूइश आइडेंटिटी में क्या अंतर है, वो बताना चाह रहे थे मुझे। तो पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ दुर्दाना जी कि इंडिया अगर ये कह रहा है कि आप लोन दीजिए तो इनको बोलिए हथियार मत खरीदे, और अगर आपको अमेरिका ये कह रहा है कि यार जाके अपने मसले संभालो क्योंकि तुम पैसा मांगने हमारे पास आ रहे हो, ये पैसा तुम जिंदगी भर मांगते रहोगे क्योंकि ये जब तक मसले तुम नहीं सॉल्व करोगे। ताल्लुकात बेहतर करें, कमाएं, ट्रेड हमारी होगी, हम खुद कमाएं। यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर। ट्रेड एक मानसिकता है। आपके यहाँ पे ट्रेड मानसिकता नहीं है। आपकी मानसिकता एक अजीब सी, आप मतलब एक इवन लिटरेट पाकिस्तानी से बात कीजिए तो 5-10 मिनट में आपको हेडेक होना शुरू हो जाता है कि भाई कहाँ कौन एक अल्टरनेटिव रियलिटी बना रखी है जो आप समझना ही नहीं चाहते। मैं एक बात कह रहा हूँ, जिस दिन पाकिस्तान अपना रिलेशन अपने आप से ठीक कर लेगा, पाकिस्तान में भी जूल
यस, आई आपने 40 करोड़ लोगों को, आपके अभी जो 24 करोड़ लोग हैं उसमें इसमें क्या स्किल है इनके पास? क्या ट्रेड कर लीजिएगा आप? ट्रेड से नहीं आते। दुनिया का इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इंटरनल इकोनॉमिक से आती है। ट्रेड का यस, मतलब, इंटरनेशनल ट्रेड अगर आप कह रही हैं दुर्दाना जी, तो इंटरनेशनल ट्रेड के दो कंपोनेंट होते हैं, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड। इन्वेस्टमेंट होती है कि जब कोई बाहर का आदमी आपके यहाँ के आ करके वो कोई बिजनेस करना चाहता है जो उसको लगता है कि आपके यहाँ करने पे उसको मुनाफा होगा, तो वो आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, अपना पैसा डालता है, आपकी इकोनॉमी को ग्रो करवाता है। दूसरा होता है इंटरनेशनल ट्रेड में खरीदना और बेचना। आप क्या बना रहे हो कि आप दुनिया को बेचोगे? आंसर है जीरो, नथिंग। आपको ट्रेड नहीं चाहिए। यू डू नॉट नीड ट्रेड, यू नीड इकोनॉमिक्स, यू नीड टू, इकोनॉमी आप में सर, यहाँ पे लेकिन सर ट्रेड, बिजनेस यस, करें। आप अब ट्रेड इज एक्चुअली बेसिकली हमें शुरू में तो ऑब्वियसली कुछ इस तरह का रास्ता ही अपनाना होगा ना कि हम लोगों को बुलाएं और इन्वेस्ट करें, रीजनल पीस क्रिएट करें, ताकि जब हमारे इंडिया के साथ पीसफुल रिलेशनशिप होंगे, बेशक हम ट्रेड ना भी करें, अफगानिस्तान के साथ पीसफुल रिलेशनशिप होंगे, ईरान के साथ होंगे, तो जिन्होंने आकर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है उनको उनको पता होगा कि दिस कंट्री सिक्योर, इनके बॉर्डर्स भी सिक्योर है, ये इंटरनली भी सिक्योर है, तो वो उनके अंदर काम करने की जो है एक मोटिवेशन भी होगी, विच इज अनफॉर्चुनेटली नॉट देयर एट दिस मोमेंट। तो तो पाकिस्तान, मैं जो लास्ट बात आपसे कह दूं, आपने जो बात कही वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान के लोगों को समझाइए कि ट्रेड का जो नया एक सगुफा छोड़ दिया, ट्रेड कर लो, ट्रेड कर लो। भाई ट्रेड क्या, या तो खरीदोगे या तो बेचोगे। इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहा हूं मैं। यस, आपके पास क्या है बनाने के लिए जो दुनिया को आप बेचते हो? नथिंग, जीरो है आपके पास। तो अगर आप खरीदना चाहते हो कि हम इंडिया से टमाटर ले लें, इंडिया से वो ले लें, तो भी उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, बाइंग कैपेसिटी एग्जैक्टली होनी सर, ठीक है। चाहिए। वो तब आएगा जब आप लोकल पॉपुलेशन को आप स्किल्स दोगे। या तो आप एग्रीकल्चर पे तो सारी पॉपुलेशन आप डाल नहीं दोगे। अगर आपके यहाँ पे अर्बनाइजेशन तेजी से हो रहा है तो वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि इकोनॉमिक्स नहीं है, यानी वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो जॉब क्रिएट करे, जो आपको चाहिए, सारी दुनिया का इकोनॉमिक का बैकबोन होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसको हम एसएमएसई कहते हैं। ठीक है ना? अगर आप स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज आपके यहाँ पे नहीं है तो आप दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते। और यदि वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज आज की डेट में टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है, फिर भी नहीं यानी वो काम, फैक्ट्री बना के कूलर बना रहा है या फैक्ट्री बना के कुछ हार्डवेयर बना रहा है, उससे नहीं होगा। क्योंकि नहीं होगा। आपको अपनी पॉपुलेशन, अगर मान लें आज आप 24 करोड़ हो, 24 में से 12 करोड़ आप निकाल दीजिए, मान लीजिए ये वर्क फोर्स नहीं है, उनमें से कुछ बीमार होंगे, कुछ बूढ़े होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो अभी इसमें नहीं हो। 12 करोड़ में से अगर आपके बाकी 12 करोड़ बचे जो कि वर्क फोर्स हम मान लें, जिनमें काम करने की कुवत है, इसमें से कितने लोगों को क्या स्किल दी हुई है आपने? मैं कहता हूँ यस, आई एग्री आपके विद पास यू। 5 करोड़ लोग हैं, क्या स्किल है इनके मैं पास? आपको बताती हूँ, हमारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज से 2 साल 2020 में एक रिपोर्ट जारी की थी, अभी भी पड़ी होगी उनकी साइट पे, जिसमें उन्होंने ये बात मतलब इट वाज रिपोर्ट ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, और उसमें उन्होंने यही बात उस अदारे ने बताई थी कि पाकिस्तान का जो ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स है विज़ विज़ स्किल डेवलपमेंट, इट इज़ नेगेटिव। और बल्कि ये भी बताया था कि हमें, और एक बात होती है कि स्किल का होना, एक बात होती है रेलिवेंट स्किल का होना, यानी वो स्किल जो चाहिए। यानी जैसे अभी आपने बात की कि हम अगर कूलर का एक फैक्ट्री लगा लेंगे या ट्रकों की फैक्ट्री लगा लेंगे, लेकिन अगर हमारे पास मतलब टेक्नोलॉजी नहीं होगी, जो टेक्नोलॉजी जिसकी ज़रूरत है आज के ज़माने में उस प्रोडक्ट को चलाने के लिए, अगर वो उसके साथ सिंक नहीं करेगी, तो देयर इज नो यूज ऑफ हैविंग इवन 1000 फैक्ट्रीज और 1 लाख फैक्ट्रीज, और तो स्किल भी सिंक करनी चाहिए। और बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, हमारा बहुत बड़ा मसला जो है वो एकेडेमिया और इंडस्ट्री के दरमियान देयर इज नो नेक्सस, देयर इज नो कोलैबोरेशन, देयर इज नो, है ही कुछ नहीं। वैसे तो कभी इस पे बात करेंगे, मैं कल भी अपने एक, हम तो अब आपस में जब बात करते हैं, पहले हम लोगों ने दिल भी दुखता है, अपना मुल्क है इस किस्म की बात करते हुए, पहले हम लोगों को ख़त्म किया करते थे, पर्सनैलिटीज़ को, लोगों को, अब हम अदारे तबाह कर रहे हैं। और अदारे होते हैं ना, एक तो इंस्टीट्यूशन वो हैं जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो तो चले है ही, अब तो प्राइवेट निजी अदारे, मतलब मेरा कोई अदारा है, आई एम, मतलब है ही कोई फ़िक्र ही कोई नहीं है, क्वालिटी काम हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब, तो ये सेकंड स्टेज पर हम आ गए अनफॉर्चुनेटली कि अब मैंने आपसे कहा ना, पाकिस्तान के पास ना तो नेशन है,
ना तो स्टेट है, जो जिसको वो कंसिडर करते हैं, या तो वो अपने एग्जिस्टिंग नेशन को एक्सेप्ट कर ले कि बलूच एक नेशन है, पंजाबी एक नेशन है, चुप नहीं तो create a state, have a sit down and write a policy paper. टूरिज्म इतना बड़ा इंडस्ट्री हो सकता है आपके यहाँ, टूरिज्म को आपने आग लगा दी क्योंकि कहीं पे अगर बुद्धा की मूर्ति ले आएगी तो मूर्ति तोड़ दोगे, वो बुद्ध परस्ती है वो भैया, उसको पहले आग लगा दो। मैं तो उस दिन का वेट कर रहा हूँ जिस दिन आपके यहाँ से कुछ बड़े प्यारे लोग उठेंगे और जाके मोहनजोदाड़ो पे आग लगाएंगे कि इसको भी जला दो, क्योंकि ये भी जो है ये हमारे आइडेंटिटी का पार्ट नहीं है। आई होप ऐसा ना हो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। और इंशाल्लाह ये जो बात मेरे पास एक टॉपिक है आपके साथ नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ये इंटर इंस्टीट्यूशनल डायलॉग का, तो किसी दिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके से बात करेंगे और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। अस्सलाम वालेकुम।